हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके कैरेक्टर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और वो कॉन्सेप्ट क्या था उसको एक बार समझ लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथककृत एकांक धनावेश चलता है। समझ में आ गया नहीं? ये एक थ्योरी है, ये बात सभी याद रखनी है। इसी को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और वैद्युत बल रेखाएं के जो जब गुण पढ़ते हैं तो कुछ डायग्राम अपने को आने चाहिए, है ना। उनमें से कुछ डायग्राम हमने आपको पीछे बताए भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको याद होगा जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था तो हमने आपको कहा था कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अनंत तक जाती नजर आती हैं। कहां तक फैलती नजर आती हैं? अनंत तक। वहीं पर जब निगेटिव चार्ज लेते हैं तब लाइनें अनंत से चार्ज तक आती हुई नजर आती हैं। ये लाइनें अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। दूसरी एक चीज और बताई थी हमने आपको कि इन लाइनों की जो संख्या होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो लाइनें भी ज्यादा होंगी और मैग्नीट्यूड कम है तो लाइनें भी कम होंगी, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखनी है। ये तो एक डायग्राम हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहला कैरेक्टर भी बोल दिया, दूसरा भी बोल दिया। पहला क्या है? धनावेश से लाइनें निकल करके कहां तक जाती हैं? अनंत तक। जबकि ऋणावेश में लाइनें अनंत से चल करके आवेश तक आती हैं, ठीक। अगला डायग्राम देखते हैं। एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरा चार्ज निगेटिव ले लिया। अब सभी जानते हैं लाइनें किस चार्ज से निकल रही हैं? प्लस से। आ किस पर रही है? माइनस पर, है ना। तो यहां कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है जब दोनों चार्जों को एक साथ रखा जाएगा। ये लाइनें धनावेश से निकलेंगी और किस आवेश पे समाप्त होने को जाएंगी? ऋणावेश, है ना। ये इनकी डायरेक्शन है। और भी लाइनें खींच सकते हैं, कोई गिनती फिक्स नहीं है। उम्मीद करते समझ आ रहा होगा सभी को। बहुत सारी लाइनों को यहां से बाहर निकाल दो, है ना। बहुत सारी है, यहां से बहुत सारी आती हुई नजर दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। ये इनकी एक्सेस है, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज अलग है, ये निगेटिव चार्ज अलग है और ये पॉजिटिव निगेटिव कॉम्बिनेशन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम देखते हैं। अगले में क्या करते हैं? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं। सपोज यहां समझो क्यू क्यू लिखा हुआ, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, बट यहां क्या करें? प्लस 2q ले लें और यहां पर माइनस क्यू ले लें। तो आपको नजर आएगा कुछ, क्या नजर आएगा? सपोज किया हमने, इससे दो लाइनें तो उधर पहुंच रही हैं, बाकी दो लाइनें वहां नहीं पहुंच रही हैं। ये चीज किसी को समझ आई? नहीं समझ आई तो थोड़ा लॉजिक के साथ समझ ले इसको, है ना। कैसे? ध्यान से देखें कि अभी हमने कहा था जो इनसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो एक्चुअल में चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। अगर मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हुआ तो लाइनों की संख्या भी घट बढ़ जाएगी, है ना। जैसे अभी जब ये सिंगल चार्ज है तो इनके नंबर जो थे वो फिक्स थे, ठीक। बट हमने यहाँ पर चार्ज को डबल कर दिया। चार्ज को डबल करने में ध्यान से देखो तो दो लाइनें निगेटिव चार्ज पर पहुंच रही हैं बट दो लाइनें नहीं पहुंच रही। इसका मतलब है कि एक कूलाम से दो लाइनें निकल रही हैं, तो जाहिर सी बात है दो कूलाम से चार लाइनें निकलेंगी और चार निकलेंगी तो ये तो केवल दो ही लाइनें ले पाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसका हाफ है। अरे ये इसका क्यों है और ये इसका 2q है, इसका मतलब ये आधा है, तो आधी लाइनें तो यहाँ पहुंच पाएंगी, आधी नहीं पहुंचेंगी। अगर आप यहाँ इसमें से चार पहुंचाएंगे तो फिर आपको चार बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो डिपेंड करता है, ऐसा मत सोचना कि केवल दो ही पहुंचेंगी, दो ही नहीं पहुंचेंगी, नहीं। आप यहाँ पर 10 पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना कि यहाँ पर 10 बाहर भी निकालनी पड़ेंगी जो यहाँ नहीं पहुंच रही है। क्लियर हो गया ना? ठीक, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट पॉइंट, कुछ डायग्राम निकालते हैं इसमें से। ये सारे डायग्राम आप याद रखने हैं, ठीक। ये अभी सारे पॉइंट हम बोलेंगे भी आपको। क्या करेंगे अगर हम दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लें, तब क्या होगा, है ना। आप सभी जानते हैं प्लस वाले से लाइनें बाहर निकलती हैं, चूंकि ये दोनों समान है इसलिए दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो इसकी लाइनें इसको धक्का देगी बाहर की तरफ, इसकी लाइनें इसको धक्का देगी बाहर की तरफ। तो डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा। है ना। ठीक है, तो अगर ये चार्जों के मैग्नीट्यूड सेम हुए, मीन्स इसका भी चार्ज क्यू है, ये Q1 मान लो और ये Q2 मान लो। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हुए, मीन्स अगर ये दोनों के मैग्नीट्यूड समान है, तो इनके बीच एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो भी बिल्कुल मिडिल पर, ठीक है ना। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ उदासीन बिंदु होगा और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अगर मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है तो ये पॉइंट खिसक जाएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो Q2 ग्रेटर है, Q2 ग्रेटर है तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो Q2 की ओर खिसक जाएगा। अगर Q1 ग्रेटर है तो न्यूट्रल पॉइंट Q1 की तरफ खिसक जाएगा, बैलेंस करने के लिए। समझ में आ गया ना। तो दो चार्जों के भी न्यूट्रल पॉइंट भी मिलते हैं, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल मिडिल में मिलेगा, और हालांकि जिसका ज्यादा तो उसी के नजदीक मिलेगा। ये बात भी याद रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे डायग्राम दिखे होंगे सही से और क्लियर भी हो चुके होंगे। तो पढ़ते हैं इनके कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर भी यही है जो हमने अभी भी बोले हैं। कुछ और बेसिक ज्ञान सुन लो। ज्ञान बेसिक ये क्या है, जब चार्ज के निकट रहेंगे, आप अगर इस वाले क्षेत्र को बहुत ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो बहुत पास पास है। इसका मतलब है कि चार्ज के निकट विद्युत क्षेत्र प्रबल रहता है। जबकि आप यहाँ दूर जब देखेंगे, अरे जब थोड़ा दूर जा रहे हैं यहाँ पर, जब इस क्षेत्र में आप पहुंच रहे हैं तो ध्यान से देखो तो इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। गैप बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है, ठीक। ये कहां से शुरू होती है, धनावेश से, समाप्त किधर हो रही, ऋणावेश पर, ठीक है। ये खुला वक्र बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती है। तो कुछ पॉइंट सुनते हैं किताब से आराम से, है ना। तो सुनते हैं कैरेक्टर इनके क्या है। तो पहला कैरेक्टर कह रहा है, एकल धनावेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती है वो आवेश से निकल करके अनंत तक जाती हैं, और ऋणावेश में अनंत से आकर के आवेश पर समाप्त होती है, जो कि पहला पॉइंट था जब डायग्राम बना रहे थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, धन तथा ऋणावेश के संयुक्त विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी ये धनावेश और ऋणावेश, तो रेखाएं किधर से निकलेंगी, धनावेश से, समाप्त किस पर होंगी, ऋणावेश पर, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी धनावेश से निकलने वाली अथवा ऋणावेश पर समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। उसका डायग्राम अभी यहाँ बनाया था, जब याद है हमने 2 क्यों लिया था, इधर क्यों लिया था, है ना। ठीक, आगे याद रखना। दो बल रेखाएं दूसरे को कभी काट नहीं सकती, यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। क्लियर हो गई, ये बात सभी को याद होगी अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। स्थिर अगर विद्युत क्षेत्र जैसे कि ये वाला है तो इसमें विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, पर वहीं पर अगर प्रेरित विद्युत क्षेत्र है तो ये बल रेखाएं बंद वक्र बना भी सकती हैं, ठीक। तो ये याद रखना है। अगर तुमसे पूछा जाए क्या विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, तो आप कहेंगे नहीं बनाती, पर अगर आपने लॉजिक के साथ पढ़ा है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत बल रेखा, स्थिर विद्युत क्षेत्र बल रेखा बंद वक्र नहीं बनाती हैं, परंतु अगर विद्युत क्षेत्र प्रेरित वाला है, मींस प्रोड्यूस किया गया, इंड्यूस्ड किया गया है, देन वो बंद वक्र बना भी सकता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो बल रेखाएं लचकदार डोरी के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती, यही कारण है कि विपरीत आवेशों में क्या होते हैं, आकर्षण, और दो रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। दूर हटने का प्रयत्न यहां पर हो रहा है, ये ऐसे दूर हटना चाह रही है और ये ऐसे, तो इन दोनों में बोलो क्या होगा, तो प्रतिकर्षण। तो जब लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती तो इससे ये पता चलता है कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी, समांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती हैं। इसको भी थोड़ा समझ लो। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसके समांतर हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दें, इनके बीच का गैप समान रखें,
तीर आप सभी जानते हैं परिमाण दिखाता है, डायरेक्शन, ये वाला हेड डायरेक्शन दिखाता है, और अगर इनके बीच का गैप भी समान है, यानी ये वाला जो गैप हमने खींचा है ये भी अगर इक्वल है, देन हम ऐसे विद्युत क्षेत्र को क्या नाम रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, वो भी सुन लो। जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता वहां कोई बल रेखा नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही कारण है कि आवेशित चालक के भीतर कोई बल रेखा नहीं होती। आवेशित चालक की सतह के प्रत्येक भाग पर बल रेखा सदैव लंबवत होती है। मींस इसका डायग्राम देख लीजिए तुम लोग। अगर कोई आवेशित चालक गोला है, ठीक है, एकदम राउंड शेप में है, तो इस पर जो बल रेखाएं होंगी धनावेश तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर ऐसे होंगी, ठीक है। अब चाहे आप जितनी इस पे खींच लीजिएगा, और इसी से एक हेडिंग आपको और पढ़ाएंगे, समविभव पृष्ठ, वो आपको कभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक। एक पॉइंट इसी में और ऐड हो सकता है, वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र में जो विभव है वो दूरी के साथ घटता है। वैद्युत क्षेत्र में जो विभव है वो दूरी के साथ घटता है, हालांकि उससे मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है, वो नेक्स्ट आपको विभव प्रवणता में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखा और वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो आपने मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ रखा होगा, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु उनके नेचर अलग अलग होते हैं। मीन्स उनके मैग्नीट्यूड समान रहेंगे बट वो अलग अलग प्रवृत्ति के होंगे, तो उस सिस्टम को एक नाम दिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव। फॉर एग्जाम्पल आप याद में चालक गोले पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो परस्पर लंबवत होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक। क्योंकि समविभव पृष्ठ में कुछ ऐसा डायग्राम बनाया जाएगा, इसे इरेज करते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है अपनी वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में से इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो सिंपल सा एक सेटअप समझते हैं, है ना। अगर हम ये कहें कि दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से एकदम समान दूरी पर स्थित है, या ऐसे कहें एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। वो अल्प दूरी का कुछ मैग्नीट्यूड भी है, पर हम यहाँ पर क्या मानेंगे वो समझा भी देंगे ऐसा क्यों लिया गया है ना। तो हमने कहा एक निकाय है जिसमें दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है। इससे साफ पता चल रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, यानी अगर ये वाला 5 कूलम प्लस का है तो ये वाला माइनस का 5 कूलम है, ठीक है। और वो अगर बहुत कम दूरी पर स्थित है तो जाहिर सी बात है इस पूरे सिस्टम का एक नाम भी तो होगा। तो इस पूरे सिस्टम का एक नाम है जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया ना। तो एक बार अगेन परिभाषा सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो आप कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत अच्छे। कुछ इसका कैरेक्टर है वो भी सुन लो। कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मीन्स ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की अक्ष। यानी ये वाला जो रेखा हमने खींचा है इसे बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष, है ना। कुछ बातें लिख भी लो, द्विध्रुव अक्ष। ये जरूरत क्यों पड़ेगी, तो अभी जब कल की क्लास में आपको डेरिवेशन पढ़ाए जाएंगे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में, देन इस अक्ष का नाम याद होना चाहिए आपको। अगला पॉइंट है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l। इसे बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई। 2l क्या है, द्विध्रुव की लंबाई। आप अगर ये सोच लो कि यहाँ पर l क्यों नहीं लिया, अरे लंबाई थी l ले लेते, बिल्कुल ले सकते हैं, पर ऐसा क्यों किया गया 2l लेने के लिए, क्योंकि जब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दूरी को आधा करना पड़ता है। तो अगर आप l डिस्टेंस ले लेंगे तो फिर डिस्टेंस l/2 करके सॉल्व करनी पड़ती है, जो थोड़ा इरिटेशन महसूस होगा। तो क्यों ना हमने पहले ही दूरी को डबल कर दिया है, अब जब आधा करेंगे तो आराम से आधी डिस्टेंस को l लिख पाएंगे, इसलिए आसान लिखने के लिए ये किया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। तो आप सभी जानते हैं आवेश जब शून्य होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है, लेकिन द्विध्रुव की खास बात यह है कि इसका कुल आवेश तो शून्य है, क्योंकि +5 और -5 मिलकर 0 बन जाएंगे, बट इसका वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेचुरल हम बोल देते हैं कि अगर आवेश 0 है, अगर हम इस कंडीशन में कहें कि क्यों 0, देन E भी 0,
बट ये बात वैद्युत विद्रोह के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि प्लस का जितना उतना ही माइनस का है, बट इसका वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक वैद्युत विद्रोह में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक वैद्युत विद्रोह में क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्वेश्चन ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कुछ नई चीज नहीं है। एक्चुअल में दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इस डायग्राम को पुनः बना देते हैं थोड़ा अच्छा सा। तो अब हेडिंग जो अपनी है वो है द्विध्रुव आघूर्ण, मींस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है इसको समझते हैं। चलो ध्यान से देखें। सपोज करते हैं दो चार्ज है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है कि चार्ज में प्लस माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट डायरेक्शन से काम चल जाएगा। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को, तो बीच की दूरी कितनी है टोटल? 2L है। कितनी है? 2L है। तो इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सपोज करें कि हम इसे P से लिखना पसंद करेंगे, तो क्या ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा वो P के इक्वल होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा है। तो P बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा? Q इंटू 2L। चूंकि P एक वेक्टर राशि है तो इस पर तीर लगाना तो बनता है, मींस वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L। अगर आप मात्रा बहुत सिंपली समझ पाए तो क्या आराम से निकलेगा? कूलाम और 2L मींस दूरी है, दूरी का मात्रक आप सभी जानते हैं कूलाम मीटर, है ना। अगर यहीं पर हम तुरंत विमा लिखनी चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। इसकी होती है AT, इसकी होती है L, है ना। लिखने के लिए थोड़ा सही से लिख देते हैं LTA, है ना, क्योंकि MLTA का क्रम लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो विमा निकल के आ जाएगी LTA, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं P एक वेक्टर है, P एक वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन होगा तो किधर होगा, है ना। तो याद रखना है जो P का डायरेक्शन होता है वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, इसकी अक्ष में किधर होता है? ऋणावेश से धनावेश की ओर, है ना। तो कुछ ऐसे, ये P का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? P का। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़े, बहुत अच्छे है, ठीक। अब नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल भी देख लो यार, है ना। एग्जांपल तो लिख ही देते हैं। एक चीज और भी है यार इसकी, वो भी तो लिख लो। वैद्युत द्विध्रुव का एक और भी मात्रक है, बहुत प्रचलित है ना। तो इसे एक बॉक्स में बंद कर लेना। इसका एक स्पेशल मात्रक है डिबाई, है ना। प्रैक्टिकल में जब एग्जामिनर आता है तो इस क्वेश्चन को खूब पूछ लेता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक पॉपुलर मात्रक है जिसका नाम क्या है? डिबाई, और एक डिबाई इक्विवेलेंट भी होता है। एक डिबाई, और डिबाई को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंट होता है 3.3 × 10⁻30 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक स्पेशल मात्रक है, इसको छोड़ करके उसका नाम क्या है? डिबाई। ये पूछा भी जाता है डिबाई किस भौतिक राशि का मात्रक है, और एक डिबाई इक्विवेलेंट किसके होता है वो याद रखना, 3.3 × 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर। यानी जब किसी चार्ज में, जब किसी सेटअप का चार्ज ये आ जाए, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये आ जाए 3.3 × 10⁻30, देन हम ये कह सकते हैं कि इसको ना बोल करके आप क्या बोल लो? एक डिबाई बोल लो। क्या बोल लो? एक डिबाई। जैसे मान लो हमें उत्तर आ गया 6.6 × 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर, तो हम आराम से आंसर बोलेंगे 2 डिबाई है। कितने डिबाई है? 2 डिबाई। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, है ना। तो इसे देखने के लिए क्या करते हैं,
है ही नहीं, क्या है इसमें, मिला, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ठीक, उम्मीद करते हैं यह सभी को आया होगा। दो हेडिंग और इसमें बची है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल और द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, अरे बल आघूर्ण। चलो समझते हैं इसको। इसके लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं कांस्टेंट, है ना, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र की पहचान क्या है, सभी लाइनें परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। सभी लाइनें परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ रहती हैं। समदूरस्थ का मतलब सभी जानते हैं, सभी के बीच का जो गैप है वो इक्वल होगा, वो अलग बात है, इसमें इक्वल नहीं है ना। पर इस बात को आप समझो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हेड इधर है, इसका मतलब ईस्ट साइड में। किस साइड में, ईस्ट साइड में। सपोज करते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल रखते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें रखते हैं, कुछ इस कंडीशन में, ऐसे भी रख दो, कुल मिला के इसके साथ थीटा पे होना चाहिए, है ना। यहां पे चार्ज रखा प्लस का क्यू, यहां रख दिया माइनस का क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, आप सभी जानते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। ये सभी को याद होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे। अब हमें सभी को पता है कि हमने एक पीछे एक चीज आपको बताई थी, धनावेश पर जो बल लगता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो आप ध्यान से देखो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज रखे हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, एक ही एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है प्लस पर भी एक फोर्स लगेगा, माइनस पर भी एक फोर्स लगेगा, बस तुम्हें समझना ही है कि फोर्स किधर लगेगा, है ना। तो बस याद रखो कि अब धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो फिर बोलो इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर होगा, तो आप कहेंगे इधर होगा यार, कुछ ऐसे। उम्मीद करते हैं ये आपको याद होगा, है ना। और सपोज करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड F1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, F1, है ना। और इस वाले पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा, और सपोज करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड F2 है। उम्मीद करते हैं ये लाइनें लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आ गया ना, है ना। तो अब मुझे बल ही तो लिखना था, तो F1 और F2 के मैग्नीट्यूड तुम्हें लिखने हैं बस, तो ध्यान से देखो यार। तो फिर बोलो बल कितना लगेगा, तो F1 की वैल्यू बोलो कितनी होगी। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, F बराबर क्यू ई, कल ही का ये फार्मूला है, यानी पिछले लेक्चर में इसे बताया गया था। F बराबर क्यू ई, तो बोलो F1 बराबर क्या लिखेंगे, F1 बराबर भी क्यू ई लिखा जाएगा, वेक्टर F1 लिख दो, और वेक्टर F2 बराबर भी क्यू ई ही लिखा जाएगा। बट थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज का मतलब ये है कि ये दूसरी दिशा में है, ये किधर है, दूसरी दिशा में है, तो आप इसे निगेटिव क्यू भी लिख सकते हैं, है ना। F2 बराबर माइनस का क्यू ई, F1 बराबर क्यू ई, F2 बराबर माइनस क्यू ई। आप सभी जानते हैं वेक्टर राशियों में निगेटिव का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं है, बल्कि इसका डायरेक्शन इस वाली राशि के उल्टा है। जैसे ये वाली राशि अगर ध्यान से तो लोकेटेड किधर है, ईस्ट साइड में, तो 100% ये वाली राशि किधर लोकेटेड होगी, वेस्ट साइड में, मींस पश्चिम दिशा में। तो माइनस का तो मतलब आपको अच्छे से आता ही है ना। अब मुझे इसका वेक्टर फॉर्म निकालना, मींस अगर हम पूछे इस द्विध्रुव पर नेट बल कितना है, इस द्विध्रुव पर नेट बल कितना है, तो नेट बल निकालने के लिए बोलो क्या करेंगे, एफ नेट, है ना। एफ नेट निकालने के लिए क्या करें, आप सभी जानते हैं, वेक्टर एडिशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन जैसे ही करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। F1 की वैल्यू बोलो कितनी है, क्यू ई प्लस, और F2 की वैल्यू माइनस क्यू ई है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधा माइनस ही ना लिख दें। तो बोलो F नेट कितना आ गया, F नेट कितना, 0 या 0 वेक्टर कह सकते हैं आप, 0 बोलो या 0 वेक्टर बोल लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, आगे एक लाइन लिखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल सदैव शून्य होता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में स्थित में होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये 0 कब नहीं भी हो सकता, ये भी याद रखो, ध्यान से देखो। अगर हम ये कहें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, देन
जो नेट एफ नेट होगा वो 0 नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। यानी सपोज करें यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा एफ नेट बराबर F1 माइनस F2 आ जाएगा। अगर इस क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आंसर आएगा F2 माइनस F1। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, ठीक। तो अभी जो हेडिंग हमने पढ़ी वो है वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल। अब बात करते हैं वैद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण का एक्चुअल मतलब क्या है, हमने सभी ने देखा है। इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए क्योंकि इसी का काम है। क्या हमने देखा, प्लस के ऊपर एक फोर्स उधर लग रहा है, माइनस के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है। ये दोनों फोर्स करना क्या चाह रहे हैं, करना एक्चुअल में ये चाह रहे हैं, एक्चुअल में इसे वैद्युत बल रेखा की दिशा में लाना चाह रहे हैं, है ना। यानी ये वाला इसको ऐसे खींच रहा है, ये वाला इसको ऐसे खींच रहा है। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम यहां से इसको ऐसे खींचो और वहां से कोई इसको उस तरफ खींचे तो एक्चुअल में इस एक्सिस को ऐसे लाना चाह रहा है ना। वही चीज तो देखनी है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर हम इसको अलग से थोड़ा खींचे यहाँ पर, है ना, ये हम द्विध्रुव की अक्ष खींच रहे हैं, ये द्विध्रुव की अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस चार्ज है और इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड F1 है, और इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड F2 है ना। यही तो इस डायग्राम की कहानी है। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऐसे थोड़ा पीछे खींच लें, इसको थोड़ा ऐसे आगे खींच लें, तो क्या आप ध्यान से अगर देखें तो क्या इन दोनों बलों की एक्सिस समान है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं समान है, तो अलग अलग अक्ष पे काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे काम कर रहा है और ये कुछ ऐसे काम कर रहा है ना। तो अब क्या करें इसमें, तो इस स्थिति में कहते हैं कि इस पे एक बल युग्म लग रहा है। क्या लग रहा है, बल युग्म, एक बल इधर एक बल उधर, बल युग्म लग रहा है। और ये दोनों बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। इस बल युग्म को जो इसकी दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। क्लियर हो गया नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखें, अब क्या हम इनकी अक्षों को आपस में मिला सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिला सकते हैं। अगर इनकी अक्षों को आपस में मिला सकते हैं तो फिर एक चीज और आपको पहले बताते हैं, देन उधर बताते हैं। मुझे अच्छा बल आघूर्ण लिखना है, बल आघूर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है वो चीज लिखते हैं एक बार, है ना। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। क्या लिखते हैं, टाउ से। टाउ बराबर होता है, ये सिंपली फार्मूला है, बल गुणे लंबवत दूरी। और ये बात हमने आपको जब वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था तब ये चीज बताई गई थी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल तो हमें पता है यार, F1 F2 में से कोई भी रख लो काम चल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। इंटू, अब मिसिंग कौन है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब बलों के बीच की जो लंबवत दूरी वो कितनी है, तो लंबवत दूरी यही तो है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। या तो यहां से यहां ये वाली दूरी निकाल लो, चाहे ये वाली दूरी निकाल लो, बात तो वही। तो मतलब ये वाली दूरी निकालनी है। अच्छा, जब द्विध्रुव हमने रखा था तो जाहिर सी बात है ये इसके साथ कोई ना कोई कोण पर है ना। तो सपोज करते हैं ये वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, ठीक। अब क्या यहां से एक लंब डाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल डाल सकते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो तो एक समकोण आपको दिख रहा होगा जो कि ये है, नामकरण चाहो तो कर दे। सपोज करते हैं ABC, है ना, ABC। तो ट्राइंगल का नाम भी ABC है। आप ABC में ध्यान से देखो तो ये वाली साइड थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड कर्ण है, ये वाली साइड लंब है और ये वाली साइड आधार है। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी ये वाली साइड आधार है, ये वाली साइड लंब है, ये वाली साइड कर्ण है। मुझे इनकी लंबवत दूरी का लंब ही तो ज्ञात करना है। अच्छा, लंब ज्ञात करना है तो क्या साइन थीटा लगा दे, तो आप कहेंगे बिल्कुल। साइन थीटा बराबर बोलो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2l है ना। तो बोलो फिर क्या लिखें इधर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू बोलो कितनी है, लंब ही तो निकालना है, वैल्यू कहां से आएगी, लंब ही तो निकालना है, ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालनी है। और तो बोलो क्या लिखें, कर्ण इंटू साइन थीटा। कर्ण की वैल्यू ध्यान से देखो तो 2l है, तो बोलो क्या आ गई, 2l साइन थीटा। इसका मतलब जो लंब का मैग्नीट्यूड है वो 2l साइन थीटा है। मींस ये वाली जो वैल्यू है वो ये है 2l साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब F1 तो लिख ही दिया था, लंबवत दूरी तो लिखनी, तो लंबवत दूरी बोलो कितनी है, तो आप कहेंगे 2l साइन थीटा। बहुत अच्छे। अभी अभी F1 का मैग्नीट्यूड तो हमने पीछे लिखा ही था, क्यों E, बेशक आप भूले नहीं होंगे। तो इधर बोलो क्या लिखें, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ये वैल्यू किसके बराबर चल रही, टाउ के। इसे टो बोलो चाहे टाउ बोलो, ठीक है ना।
अब ध्यान से देखो, क्या हमने अभी अभी एक चीज आपको पढ़ाई है, Q इंटू ट्वेल्व और ये इक्विवेलेंट होता है P के। तो Q भी मिल गया, 12 भी मिल गया, तो ये और ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, P बना देंगे। क्या बच जाएगा, E बच जाएगा, मीन्स P साइन थीटा आ जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम कहें कि टाउ का एक ग्राफ बना दीजिए, तो ध्यान से देखो, तो साइन थीटा, इसका मतलब ये एक ज्या कर्व आएगा, है ना। और ज्या कर्व सभी ने कक्षा 10 में भी बनाना सीखा होगा यार, AC में भी सभी को याद होगी, कुछ ऐसे चलती थी, याद है ना। I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये टाउ बराबर P साइन थीटा का कर्व है, ज्या कर्व है ना। ये आ जाएगा प्लस P, ये माइनस का P, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत अच्छे। ये वैद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में समस्या साल, बहुत अच्छे, ठीक। कुछ बेसिक बातें जो इस फार्मूले के साथ कर लेनी है अपने को, ध्यान से देख लीजिए आप। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी, निरक्षीय स्थिति में विद्रोह के अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इससे कुछ बातें सॉल्व कर लेते हैं। पहला, सपोज करते हैं यह थीटा 0 है, यह थीटा 0 है, देन टाउ भी 0 होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि साइन 0 का मान 0। सेकेंड, यदि थीटा 90 है, देन साइन 90 का मान 1 होता है, सभी जानते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो टाउ की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, टाउ मैक्सिमम बराबर PE, है ना। मात्रक बताना भूल गए हैं तो एक बार पीछे चलिए थोड़ा। क्या याद है, हमने बताया था लंबवत, सॉरी, बल इंटू लंबवत दूरी, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो यहां से निकाल देते हैं आपको मात्रक, मात्रक आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। आप विमा निकालेंगे तो बोलो क्या आ जाएगी, ml स्क्वायर t माइनस 2, एक ही बार में लिख देते हैं। और ये तो हमने पीछे आपको विमा वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, याद है ना, ml स्क्वायर t माइनस 2, क्योंकि ये कार्य की भी विमा होती है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होता है, PE के बराबर। आप यहां से मात्रक निकाल दीजिए तब भी वही आएगा, ठीक है। तो विमा मात्रक कहीं से भी निकालिए, अगर सूत्र सही रखा है तो कुछ भी करिए वो सब कुछ वही आएगा जो आपको याद है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएंगे, तो तब बात करेंगे हम लोग अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।